अस्सलाम नाज़रीन, जैसे हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि पीटीआई की केपी गवर्नमेंट ने मिली भगत के तहत डिसाइड कर लिया है कि सेनेट में क्या होगा। अब उसमें चीज़ें और वाज़ेह हो गई हैं। एज़ पर अग्रीड फार्मूला 7 जनरल सीट्स में से 4 सरकार को जाएंगी, 3 अपोजिशन को। 2 टेक्नोक्रेट सीट्स एक सरकार को मिलेगी, एक अपोजिशन को। 2 औरतों की सीट्स में एक सरकार मिलेगी, एक अपोजिशन को। तो यानी कि जो हमने आपको कहा था कि केपी की गवर्नमेंट पीटीआई की, जहाँ पे वो मज़म्मत की बात करते हैं, जब वो भाषण दे रहे होते हैं, जब वो तकरीरें कर रहे होते हैं, जब वो कहते हैं कि हम रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो वहीं पे वो अपोजिशन की पार्टियाँ जो बाय द वे फेडरल में रियासत हैं, जो सहूलत के ज़रिए हुकूमत में आए हैं, उनसे बैठ के सेनेट की पॉलिसी डिसाइड कर रहा होता है। और इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में भी कहा था कि मैं कहता हूँ कि पीटीआई के लोग ही बैठ के फैसला कर लें कि सेनेट में क्या होना है। ये अपने ट्वीट में कह दिया था। तो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कहें कि जनाब हम रियासत को रिकगनाइज़ नहीं करते क्योंकि उसने इलीगल चीज़ें की हैं, जो मैं आपसे इतफाक़ करता हूँ कि बिल्कुल जी रियासत ने 2024 के इलेक्शन में धांधली की थी। फिर एट द सेम टाइम उन्हीं बंदों के साथ जाके आप मुज़ाकरात करके सौदे बना के हुकूमतें इंजॉय कर लें। ये एक अजीब सा पागलपन है जो पीटीआई कर रही है बहरहाल। और फिर पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जब वो सुनते हैं उनको तकलीफ़ ये होती है कि यार अली मीन गंडापुर कर कुछ क्यों नहीं रहा। वो कर ही नहीं सकता यार। अगर आप इस वक्त कॉम्पोजिशन देखें केपी असेंबली की तो आपको बात समझ आ जाएगी। 51 पीटीआई के मेंबर हैं, 18 जेयूआईएफ के हैं, 17 नून लीग के हैं, 10 पीपीपी के हैं, एएनपी के 4 हैं, 3 पीटीआई पार्लियामेंट्री के हैं, इंडिपेंडेंट 2 हैं। इस सब में आपके ख्याल से वो क्या करेंगे? 10 से 15 एमपीए आगे पीछे पीटीआई खुदा खास्ता हो गए, हुकूमत गिर जाती है। यानी कि लूली लंगड़ी हुकूमत उन्होंने आपको सौंपी 2024 में। पीटीआई को ये लगा कि रिजर्व सीटें मिलेंगी, यूँ होगा वो होगा, तो हम तो बड़े तगड़े हो जाएंगे। एक एक करके आपके खिलाफ फैसला आया। पीटीआई के अली अमीन, सलमान राजा ये क्या करते रहे? ये देखते रहे। गौहर साहब क्या करते रहे? देखते रहे। उमर अयूब साहब क्या करते रहे? देखते रहे। तकरीरें भाषण करते रहे। अच्छा, इन्होंने नुकसान अपना भी करवाया, घर भी तोड़वाए, बिजनेसेस भी इफेक्ट करवाए और लाखों पाकिस्तानियों का भी किया, लेकिन कर ये कुछ नहीं सके। तो इसलिए जो ये पीटीआई की 5 की कॉल है, हमें ये लगता है कि भाई इससे भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि अवाम के सर के ऊपर चढ़ के अवाम के खून पसीने की मेहनत को इस्तेमाल करके जो ये प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं, ये क्यों छोड़ेंगे? अगर आप एग्जामिन करेंगे इमरान खान साहब जब से जेल में, तो नंबर 1 बेनिफिशरी अदर दैन पीएमएलएन पीपीपी पीटीआई के वो लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे। अब आप ये सोचें कि इमरान खान साहब बाहर हैं और जो हरकतें अली मीन गंडापुर ने 1.5-2 साल की हैं, इनको तो पहले साल ही फारग कर देना था इमरान खान ने। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हरकत है? बस इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि मिनरल्स बिल जो है वो मत पास हो जब तक मैं पढ़ूँ मत। क्लियर हो जाता है। हर एक दिए हुए इमरान खान के हुक्म के ऑपोजिट जा रहे हैं। आपने वोट दिया इमरान खान को, उस इलेक्शन के तहत एंजॉय कौन कर रहा है? अली मीन गंडापुर। ये कोई मेरी ज़ाती रंजिश नहीं अली मीन गंडापुर से या पीटीआई में किसी से। ये सिर्फ एक रियलिटी चेक है कि जो लोग आपको बताते हैं कि ये गद्दार वो वफ़ादार, वो लोग खुद इमरान खान के दिए हुए मैंडेट से गद्दारी कर रहे होते हैं। अली मीन गंडापुर और फैसल अमीन ने कॉल दी कि पंजाब में बर्बरियत बहुत है, पीटीआई के जो साथी हैं और जो सहाफ़ी हैं वो केपी आ जाए। इमरान रियाज खान साहब केपी चले गए। केपी से इमरान रियाज खान साहब क्यों भागे? केपी गवर्नमेंट ने नहीं प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, नहीं प्रोटेक्ट कर सकती थी। दोनों बातें बेयक वक्त सच थी। अपनी गद्दी इंश्योर करने के लिए इमरान रियाज बली पे चढ़ता है, नौजवान बली पे चढ़ता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अब इमरान रियाज खान साहब मुल्क से बाहर जाके वहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं अपना। मोहित पीरज़ादा मुल्क से बाहर बैठे काम कर रहे हैं, साबिर शाकिर, जितने और ये पीटीआई नेक्सस के साफ़ी हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान में कोई सेफ्टी नहीं थी। तो जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, जहाँ से तहरीक चलनी है, जहाँ से बंदे इकट्ठे होने हैं, जहाँ से रियासत की मशीनरी इस्तेमाल होने, उनको वहाँ सेफ्टी नहीं है। तो आप सोच लें क्यों नहीं है। मसलन धरने के अंदर जब इस्लामाबाद पे पीटीआई पहुँचती है,
उन पे फायरिंग होती है, बंदे उनके शहीद होते हैं, तो अली मीन गंडापुर वॉक करके वापस KPK पहुंच जाते हैं। रास्ते में कोई नहीं पूछता कि हजूर तुसी कितने जा रहे हो, रियासत ने इजाज़त दी तो ये हो सका। मैं वैसे वो कहानी नहीं मानता कि वो वॉक करके वापस गए, पता नहीं कहाँ से घूम के गए, वो रियासत की अंडरस्टैंडिंग से बासकून गए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर PTI का जो वो मूव है कि इमरान खान साहब के बेटे आए, यही इनके पास ऑप्शन है। मसलन अभी कल वाले दिन वकूआ हुआ है मूसा मानिका का। मूसा मानिका कौन है? इमरान खान साहब की बेगम के बेटे हैं पहली शादी से, खबर मानिका वाली से। वो अमान ने डिटेल बनाई कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे रियासत में एक कल्चर है कि जो ताकतवर हैं, जो लैंडेड क्लास है, जो अमीर बिजनेस क्लास है, वो लोगों को तुनते हैं एंड देन दे गेट अवे विद इट। बस ये एक केस नहीं, कई केसेस में हो चुका है। चाहे वो जितोई केस हो, चाहे वो आपका वो जो बहुत अमीर खातून है जिसने क्रूज़र के नीचे बंदे कराची में देते, वो केस हो, बेपनाह है। अब वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि रिपीट करना एक मैं तो बेमायनी सी चीज़ है। अब मूसा मानिका का क्या आउटकम निकलता है, शायद यहाँ पे जस्टिस हो जाए, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इमरान खान से जुड़ा हुआ है। वो इमरान खान से ना जुड़ा हुआ होता, वो सिर्फ खावर मानिका का बेटा होता, ही वुड हैव गॉटन अवे विद इट। खावर मानिका एक ज़मींदार भी है, एक्स ब्यूरोक्रेट भी है, अमीर ताकतवर आदमी भी है, उसके भाई पॉलिटिशियन भी हैं। नहीं, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान से जुड़ा हुआ है और रियासत पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रही है हर तरीके से, तो शायद मूसा मानिका के केस में जस्टिस मिल जाए, जो होनी भी चाहिए। अगर उसने बंदा मारा है तो वहाँ पे सज़ा होनी चाहिए। तो उस केस के तहत PTI तो हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी ऑर्गेनाइज हो सकती है, कहीं पे भी कोई सिस्टम के तहत वो ग्रो कर सकते हैं। अब तो खुल खिला के सारे इख्तलाफात भी सामने आ गए, खान साहब को भी बोलना पड़ गया, तो लिहाजा इमरान खान के बेटे आना ही अब वो वाहिद ऑप्शन लग रहा है। राना सनाउल्लाह ने नदीम मलिक लाइव शो पे समा TV पे कहा कि अगर उनके बेटे आना चाहते हैं तो हम उनको आने देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। हमने अक्सर क्या कहते हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ख़िलाफ़ बातें सुनी हैं, तो अगर इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वो ब्रिटिश सिटीज़न है, वो वीज़ा अप्लाई करके आएँ। अब उनका वीज़ा लगता है कि नहीं लगता, वो एक सेपरेट मैटर है। राना सलाम साहब ने भी बारीक कार्रवाई डाली, जनाब आप बिल्कुल आस्ते हैं मुल्क में, आप नो प्रॉब्लम, बस वीज़ा ले लें। वीज़ा किसने देना है? पाकिस्तान की रियासत ने। वैसे मुझे लगता है कि पहले वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में कोई रिज़ल्ट फेवरेबल उन्हें नज़र आएगा तो फिर वो मूवमेंट करेंगे इसकी तरफ। पंजाब में डिपार्टमेंट्स की कमी थी बहुत ज़्यादा, सरकार ने फील किया कि इनफ डिपार्टमेंट्स नहीं है, स्पेशली पुलिसिंग के अदारे में, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम एक नया डिपार्टमेंट बनाएंगे, पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स। और इसका काम क्या होगा? ज़्यादा सख्त कवानीन है, नई ताकतें दी हैं। जो ANF के पास पावर्स थी उस तरह की सिमिलर पावर्स इस फोर्स को दिए जाएंगी। CCD की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हमने नारकोटिक्स की फ़ोर्स भी बना ली है। इसके बाद अब क्या होगा? वही होगा जो हमेशा होता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा एज अ टूल। नारकोटिक्स का प्रॉब्लम पाकिस्तान में आपके बॉर्डर्स पे है, आपके लोकल प्रोड्यूसर्स के अंदर है, और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स और स्मगलिंग रूट्स को आप कंट्रोल करते हो और उनको अलाउ करते हो अपनी एस्पियोनाज के अज़ाइम पूरे करने के लिए। इस फोर्स को मेडल्स मिलेंगे, मरीम नवाज साहबा इस फोर्स के साथ घूमेंगी, बताएंगी हमने बच्चों का मुस्तकबिल कितना सिक्योर कर लिया है। तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए कि जो दोस्त ड्रग्स का काम करते हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं या ड्रग्स कंज्यूम करने का सोच रहे हैं, ध्यान करना, अब एक नई फोर्स आ गई है, और जो नई फोर्स है उसके पास जो ताकतें हैं उसके तहत तो आपकी प्रॉपर्टीज़ भी सीज़ कर सकते हैं, गाड़ियों की चेकिंग भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर वो एक्शन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ड्रग्स के कानून को समझने की ज़रूरत है और पुलिस उसको यूज़ किस तरह करती है। अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कोई भी नारकोटिक है, वो आपके ऊपर उतनी अमाउंट का दफ़ा लगाते हैं जो नॉन अवेलेबल होते हैं। सो प्लीज़, एक तो डोंट डू ड्रग्स, इस पर तो हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है। और प्लीज़ जो ये टास्क फोर्स बन रही है इसको अंधा पूजना ना शुरू कर देना। मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे और मेन स्ट्रीम TV के लोग थे, इनको समझता यार ये काबिल हैं, वो CCD के इंटरव्यू कर रहे थे, बता रहे होते कि आप बताएं अपनी बहादुरी के कारनामे। ये इसी तरह के मर्डर को बुलाएं और बताएंगे तूने मर्डर कैसे किया था, बताएं ज़रा। तो हमें इसका ध्यान करना चाहिए कि हम क्या नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। फिर कल को हम कहते हैं जी विजिलेंटिज़म क्यों होती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। CCD में रियासत पंजाब ने फ़ैसला किया कि जनाब
हम इन बंदों को छोड़ेंगे नहीं, इनको मार देंगे, ये बंदा रेपिस्ट है, स्मगलर है, ये है वो, जो भी उसके माजी का रिकॉर्ड है। तो दे आर टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव पावर फ्रॉम जुडिशरी, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर रहे हैं। ये जो ऑनर किलिंग होती है, ये क्या होती है कि मैं बाप हूँ, मैंने फैसला किया कि मेरे ख़ानदान की तौहीन हुई है इस लड़की की इस हरकत से, लिहाजा मैं इसको मार दूंगा। मैं सारे जो प्रोसेसेस हैं मुल्क के, उनको सबवर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू भाई। अगर मुझे लगता है कि पब्लिक डिसेंसी एट लार्ज हो रही है और मेरी बेटी ही कर रही है, मैं मुकदमा फाइल कर लूँ, मैं वो नहीं करूँगा। आई विल नॉट गो टू द जुडिशरी, मैं डायरेक्टली एक्शन ले लूँगा। तो बेसिकली रियासत पंजाब इस वक्त ये कर रही है। आप समझ रहे हैं कि विजिलेंटिज्म वो खुद प्रमोट कर रही है। फिर ये बाद में हैरान होते कि ओहो हो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि रियासत जो हमारी प्रोटेक्टर है वो इस वक्त लाइसेंस टू किल लेके ऑपरेट कर रही है और अवाम मिमिक करती है पावर कॉरिडोर को। क्रूज़र पाकिस्तान में मकबूल तरीन गाड़ी इसलिए नहीं कि क्रूज़र बहुत कमाल गाड़ी है, वैसे अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसी प्राइस रेंज में उससे बहुत ज़्यादा और लग्जूरियस गाड़ियाँ भी हैं, क्योंकि क्रूज़र एज अ पावर सिंबल देखी जाती है, लोग उसको मिमिक करते हैं। वो देखते हैं कि पुलिस हीरो बन रही है लोगों को कत्ल करने के लिए, हम भी तो कर सकते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि पुलिस दिन रात मेहनत करती है, मुकदमा बनाती है, जुडिशरी के पास जाती है, जज से फैसले लेती है, उस बंदे को सजाए मौत होती है, तो आप लोगों को एक प्रोसेस सिखाते हैं कि ये तरीका है ऑपरेट करने का मुआशरे में। तो हमने आपको बताया था कि नून लीग का तो पुराना काम है मुआशरा तबाह करो, तबाह करके फिर उसको रीबिल्ड करो, रीबिल्ड करके फिर तबाह करो, फिर उसको रीबिल्ड करो, चलाते रहो। मसलन वो एक अक्सर हमने एक रोड पे तो बाकायदा मैंने ये देखा हुआ है कि एक रोड का कारपेटिंग का ऑर्डर हुआ, वो कारपेट हुई, फिर वो उखाड़ी गई, कोई डिसाइड किया गया कि नीचे सीवर के पाइप नहीं डालने हैं। जब सीवर के पाइप की खुदाई की तो तब रियलाइज़ हुआ कि गैस के भी डाल सकते हैं, तो फिर पहले सीवर के डले फिर गैस के डले। जब ऊपर कारपेटिंग हुआ तो किसी ने समझाया कि यार वाटर सप्लाई भी तो कुछ होता है, उन्होंने रोड फिर उखाड़ी, फिर उन्होंने वाटर सप्लाई की पाइप डाली, गैस की पाइप इतनी देर में डैमेज होगी, वो दोबारा ठीक की। ये 3 साल उस रोड पर होता रहा। क्यों? बनाओ उखाड़ो, बनाओ उखाड़ो, बनाओ उखाड़ो, पैसे बनते हैं ना यार। अब सीसीडी या ये जो नया डिपार्टमेंट बन रहा है, ये रिपोर्ट करेंगे मरीम नवाज़ साहिबा को, मरीम नवाज़ साहिबा कहेंगे आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, बोनसेस देंगी, पैसे रिलीज़ करेंगी फ़ंड में, गाड़ियाँ प्रोक्योर होंगी, क्योंकि तो हमारा फेवरेट काम होता है, सबसे पहले गाड़ियाँ प्रोक्योर करो, ठीक है। तो ये पूरी इकॉनमी चलती है। नंबर 1 जॉब प्रोवाइडर पाकिस्तान में सरकार है, तो भाई ये जब वो नौकरियाँ प्रोवाइड करती है तो उन्होंने उसका काम भी तो लेना है ना, वेले तो बंदे नहीं बिठाने। तो ये नई फोर्स बन रही है, अल्लाह इनको हदायत दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं है। वाइट हाउस ने कहा है कि जी इस वक्त कोई पाकिस्तानी विज़िट शेड्यूल नहीं है ट्रंप के स्केड्यूल के अंदर जो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में आना है, और आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो भी कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान मीडिया पे ये काफ़ी बात गर्दिश कर रही थी कि जनाब शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। वैसे आखिरी जो US सदर पाकिस्तान आया था वो सन 2006 में था, वो जॉर्ज W बुश था, और पाकिस्तान ही वहाँ जाता रहे अमेरिका में मिलने के। खान साहब भी गए, हमारे नए हुक्मरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए, लेकिन अभी तक कोई अमेरिकन बंदा यहाँ पे नहीं आया। छोटे लेवल के ऊपर उनके सफ़ीर, उनके इंटीरियर मिनिस्टर का जो इक्विवेलेंट होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये आते रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं आया। हो सकता है कि जो पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान की ऑल्सटन जियोसिटी की इंपॉर्टेंस है, तो शायद एक मुलाकात यहाँ पे हो जाए, कोई बैद नहीं है। और अगर ये होता भी है तो मेरे ख्याल से ये इतना मैटर नहीं करता। हाँ, ग्लोबल स्टेज पे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है कि हम क्या ऐसे यार अमेरिकन प्रेसिडेंट
आया था यहाँ पे, मिल के गया है, उसने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। लेकिन जो भी अब तय होना होता है वो वर्चुअली बिहाइंड सीन्स तय हो चुका है। थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आएंगे जी। डोनाल्ड ट्रंप और जो जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है बड़ा पख्ता जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन के वाले मामले में ट्रंप के ऊपर काफ़ी लान तान हो रही है और बताया जा रहा है कि ट्रंप और उनके मरासिम बहुत ज़्यादा करीब थे। अच्छा, इस मौके पे बिल गेट्स काफ़ी खामोश है, वो ज़्यादा नहीं बोल रहे और काफ़ी सारे और लोग नहीं बोल रहे। लेकिन अब जो लिबरल मीडिया है वो चढ़ दौड़ा है ट्रंप के ऊपर। रिस्पांस में ट्रंप को ताप चढ़ गई, उसने कहा कि जनाब मैं इसको भी सू कर दूंगा, उसको भी सू कर दूंगा, और साथ ही साथ उसने कहा कि जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं एप्स्टीन वाले वो रिलीज़ कर दो, देखी जाएगी। वो कभी कभार होता है ना कि बंदा थोड़ा पागल हो, बेवकूफ़ हो हमारी तरह, तो कहता है ठीक है जी आन दो, देखी जाएगी। तो अब वो सिचुएशन बन रही है, देखते हैं क्या होता है जी। मतलब कि अमीर लोगों के ये मसले हैं, अजीब घटिया हरकतें करते हैं जजीरों पे जाके, बाद में मुंह काले जब करवा चुके होते हैं उसको छुपाते हैं, बंदे कत्ल करवाते हैं, वो सदर बन जाते हैं मुल्कों का। क्या कह सकते हैं, ये क्या मुआशरा है भाई? क्या अमान अक्सर एक बात कहता होता है कि पाकिस्तान संजीदा कौम नहीं है। जिस कौम का प्रेसिडेंट ट्रंप हो वो संजीदा हो सकती है? जाहिल हो गए हैं लोग, अल्लाह रहम करे। इसराइल ने जी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ापन है। उन्होंने माजरत की कि हमने एक चर्च तबाह कर दी है। उनका हमारा मकसद नहीं था चर्च तबाह करना, हमें बड़ा दुख हुआ है कि हमने चर्च तबाह की है। अच्छा, वैसे माजी में वो कई चर्च तबाह कर चुका है, कई मस्जिदें शहीद कर चुका है, लेकिन इस चर्च में उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि पोप की डायरेक्टली कम्युनिकेशन थी इस चर्च के साथ। तो इसराइल ने गिना चुना होता है कि किस मज़हब की क्या चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, किसको नहीं करना। इसराइल ने यानी कि अब कोई दहशतगर्दी का तरीका छोड़ा ही नहीं है। बंदे रोज़ 40, 50, 60 वो शहीद कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं, एड बंद कर देते हैं, आपकी रिलीजियस साइट्स को तबाह कर देते हैं। कोई बंदा आपको मॉडर्न डे एंड एज में आज 2025 में मिले जो कहे नहीं इसराइल की समझ आती है, वो बंदा अल्लाह माफ़ करे या तो मेंटली रिटार्डेड है, मफलूज है, या वो बंदा इतना झूठ बोलने का आदी हो गया कि उसको साफ सच नज़र नहीं आ रहा। मसलन अमेरिका ने कह दिया कि हम इसराइल की सीरिया स्ट्राइक सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इसराइल रुका नहीं, ना ही अमेरिका उसको रोकने के लिए कुछ कर रहा है, तो उनते हुए जा रहे हैं वो सीरिया के ऊपर। दुनिया तमाशा देख रही है। मैं वो सच्ची बात बताऊँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ज़ियाउल हक का कि उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन वॉर में शामिल होकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को कवर दे दिया। ज़ियाउल हक की ज़िंदगी के जो मेजॉरिटी इंटरव्यू हुए हैं फ़ॉरेन जर्नलिस्ट से, उन सब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही सवाल पूछा है। तो ज़िया साहब अपनी मूँछों के साथ, पक्के मुंह के साथ उनको कहानियाँ पेश करते रहे कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन ये बम बनाएंगे। ये बम ही हमें बचा के बैठा हुआ है। अल्लाह की रज़ा के बाद ये बम हमारा दिफा का मैकेनिज़्म है, मैं ये समझता हूँ। और अमेरिका का लाख लाख शुक्रिया कि मुशर्रफ दौर के अंदर उन्होंने जब हमें रिफ्यूज़ किया फ़ाइटर जेट्स नहीं देने से, तो हम अमेरिकन मोहताजी से उतरे और हमने उस वक़्त मुशर्रफ दौर में इनक्विजिशन शुरू की JF सीरीज़ की, जो फिर ओवर पैसेज ऑफ टाइम फ्रूएशन को पहुँचे इमरान ख़ान दौर में। तो अल्लाह आपके लिए मौके बनाता है। जिस तरह अमेरिका ने अपनी दानिस्त में सोचा कि अगर हम लेट 80s अर्ली 90s में चाइना के साथ मरासम बनाएं थ्रू ट्रेड और वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, तो चाइना जो है वो हमारा एलाय बन जाएगा रीजन में। वो काम ही पुट्ठा पड़ गया, चाइना सुपर पावर बन गया, उसके सर पे वो कहता है अमेरिका कौन। तो ये जो सारी गेम चल रही होती है जियो पॉलिटिक्स की, ये डिटर्मन करती है कि मुल्क में क्या होना है। मुल्क की इंटरनल चीज़ें साथ साथ चलती है कि जियो पॉलिटिक्स डिटर्मन करती है। और इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स है वो ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब और पाकिस्तान की गुड परफॉर्मेंस इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर ने पाकिस्तान का पासा पलट दिया है इंटरनेशनली। अब दोबारा हमारी वो मकबूलियत हो गई जो एक ज़माने में 80s के अंदर होती थी, जब हम फोर फ्रंट से चीज़ें कर रहे होते थे। अल्लाह करे जी इसमें कोई बेहतरी निकले हमारे लिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएँ, सारे मुसलमान उम्मत के लिए आसानियाँ फरमाएँ। काइंडली पॉलिटिकल रेटरिक और नॉनसेंस से अपनी ज़िंदगियाँ मत तबाह करें। ये सियासतदान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टाउटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करें, उसके बाद हकीकी जमहूरियत की जंग लड़ा करें। सबसे पहला स्टेप उसका होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर करना, कि भाई बात करें, आज़ादी राय रखें। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है लिसनिंग, कि अगला बोल रहा है उसकी बात सुने, फिर उसका एक एक करके जवाब दें। हमने हमेशा अपने चैनल पे
इनकरेज किया है कि यार आप कमेंट्स लिखें, डिस्कस करें, अग्री करें, डिसएग्री करें। हम अपने प्लेटफॉर्म पे हर किसी से बात करना चाहते हैं। वो लहदा बात है, कुछ लोग हमसे बात नहीं करना चाहते, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी दावत तो हमेशा रहती है। तो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़ा होना है। और अगर आप PMLN को पसंद करते हैं, PPP को करते हैं, PTI को करते हैं, JUI को करते हैं, जमात, जिस मर्जी पार्टी को पसंद करते हैं, मैं आपको आज एक मशवरा देता हूँ कि उस पार्टी की दबा के क्रिटिसिज्म किया करें ताकि वो सिराते मुस्तकीम पर उनकी पॉलिसी से क्रिटिसिज्म किया करें। क्योंकि जब आप उनको ब्लाइंड सपोर्ट देते हैं तो वो फिर आप लोगों का ट्रस्ट मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। 90s में पूरे पंजाब ने ब्लाइंड सपोर्ट नवाज शरीफ को दिया और PMLN ने ब्लाइंड कर दिया चोरी कर करके पंजाबियों का। तो अंधी तकलीद नहीं, खड़े हुए लीडर के पीछे, पॉलिसीज़ आएँ, ओपिनियंस दें, अग्री करें, डिसएग्री करें। हमने यस मैन वाली कौम नहीं बनना, हमने कौम बनना है जो अपने लीडर से मुल्क की मफाद में चीज़ें करवाती है। ये जमहूरियत की वापसी का रास्ता है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।